Hello dear students, welcome back to मेरे वाले notes and this is our basic thermodynamics question series for GATE and ESE. So I welcome you all for this question session because this question session is very important. इस question session में हमारे पास काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग एंजॉय करने वाले हो इस सेशन को, काफी कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। प्रीवियसली आई हैव कवर्ड ऑल द 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो हमारे लास्ट वीडियोस देख लीजिए एक बार और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कंसीडरिंग द रिलेशनशिप TdS इक्वल टू du प्लस PdV between the entropy, internal energy, pressure, temperature and volume. Which of the following statement is correct? पहला बोला it is applicable only for reversible process. Only बोला है, ये तो बेटा और रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये कनेक्ट कर रहा है ऑल द प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मूला ऊपर ही लिख देता हूँ, TdS इक्वल टू du प्लस PdV। इट कनेक्ट्स ऑल द प्रॉपर्टी। इसमें आप देखिए फॉर्मूले में सब प्रॉपर्टीज हैं। इट कनेक्ट्स ऑल द प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज को कनेक्ट कर रहा है ये। यस सर, ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये किसके लिए वैलिड होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी आपका पाथ फंक्शन तो है या पॉइंट फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इट इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेस, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के लिए वैलिड है, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि पहले ऑप्शन में कह रहा है रिवर्सिबल ओनली, तो ये गलत है। फॉर एन इरिवर्सिबल बिकॉज दिस, ये इनइक्वालिटी दे दिया तो ये इसलिए गलत हो गया। इट इज वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस, ऐसा कुछ नहीं है कि आइडियल गैस के लिए ही वैलिड होगा। तो सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। ये रियल गैस के लिए भी वैलिड, ये वाला, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी जो कनेक्ट कर रहा है। अब लिखा हुआ डी इट इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड, नहीं, वैलिड तो ये दोनों के लिए है। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जो बच्चे मुझसे फोन पे पूछते हैं, मैं इसको क्लियर करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए बच्चों, ये TdS इक्वल टू du प्लस PdV लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आया कहां से? इसका जो डेरिवेशन है ना, वो बात कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लिख सकते हैं Q1 to 2 इक्वल टू du प्लस वर्क डन इन 1 to 2 प्रोसेस। तो फॉर रिवर्सिबल, समझिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस Q12 जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा TdS, और जो वर्क डन होता है वो होता है हमारा PdV। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। तो ये जब हम पुट करेंगे वैल्यू को Q में TdS, ये रिवर्सिबल के लिए ओनली, यहाँ पे du, ठीक है, प्लस वर्क डन क्या आ जाएगा? PdV। तो ये किसके लिए वैलिड हो जाएगा सर? दोनों के लिए हो जाएगा, रिवर्सिबल के लिए भी, इरिवर्सिबल के लिए भी। तो ये ऑप्शन डी हो गया, पर आया किससे था? फर्स्ट लॉ से, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आगे आते हैं। अब ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के हर क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल है। अ सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन एट द रेट ऑफ THE एट द रेट ऑफ 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर ट्रांसफॉर्म इट टू इंटरनल एनर्जी, यानी हीट में ट्रांसफॉर्म करता है, ऑफ अ फ्लूइड एट एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 50%। मतलब एक सोलर कलेक्टर बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा परपेंडिकुलर टू स्क्रीन होगा, एक प्लेट होगी, सोलर कलेक्टर प्लेट। वहां से हमारे पास क्या आ रही है? हीट आ रही है, ठीक है, और वो किसको हम सप्लाई कर रहे हैं? फ्लूइड को। फ्लूइड उससे क्या कर रहा है? हाई टेम्परेचर सोर्स, यानी कि चेस्ट का टेम्परेचर कितना है? 350 केल्विन, वो है। यहां से जो हमें हीट मिल रही है वो 50% है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो इस हीट का 50% ही दे पाता है। नेक्स्ट, तो Q1 कितना दे रखा है? 0.5 टाइम्स ऑफ Q। तो हम Q निकाल लेते हैं। Q दे रखा है आपको, यस सर, Q की वैल्यू दी हुई है हमको क्वेश्चन में 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो Q1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0.5 टाइम्स करने पे 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी सिंपल सी बात थी जो हमें तंग करती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, Q1 की वैल्यू आपने निकाल ली, बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा क्योंकि अगली नेक्स्ट स्लाइड पे हम यूज करने वाले हैं। फिर ये हमारा हीट इंजन है, इससे हम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये हमारा सोर्स से सिंक में जा रही है। इसका टेम्परेचर दिया है 313 केल्विन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोला मिनिमम एरिया चाहिए हमें सोलर कलेक्टर का, यानी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम एरिया। ये कब हो सकता है? जब साइकिल हमारा रिवर्सिबल हो, और रिवर्सिबल साइकिल के लिए, रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी
बच्चा बच्चा जानता है क्या होती है 1 माइनस TL अपॉन TH। हमको दोनों टेम्परेचर लिमिट्स दे रखे, हम जस्ट पुट कर देंगे 1 माइनस टेम्परेचर लिमिट लोअर दे रखी है 313, हाई टेम्परेचर लिमिट दे रखी है आपको कितनी दी है हाई टेम्परेचर लिमिट 350 350 केल्विन। जरा इसको सॉल्व करिए तो आपका कुछ आंसर आएगा। इसमें कितना आ रहा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये आपका कुछ कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 0.105 कैलकुलेटर से। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब जनरल फॉर्मूला भी हम जानते हैं एफिशिएंसी का, मैंने बताया था दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। वर्क डन जो हर जगह वैलिड है अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 2.5 किलो वॉट। हीट सप्लाई कितनी दे रखी है सर? हीट सप्लाई तो इन्होंने 0.3 दे रखी है, आपने अभी अभी याद करवाने को कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड पे जरूरत पड़ेगी। देखा जरूरत पड़ी 0.3 इंटू एरिया। एरिया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमारी एफिशिएंसी अभी अभी निकाली, ये कितनी आ रही थी 0.105। ठीक है, तो इसको एरिया को इधर ले जाएंगे, ये टर्म इधर आ जाएगा, तो एरिया की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? एरिया की वैल्यू आएगी 79.36 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज अवर आंसर 79.36 मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं इन द क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि 4 साइकिल दे रखे हैं पीवी डायग्राम पे और टीएस डायग्राम पे। सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अब इसमें क्या है, पीवी डायग्राम में जो एरिया एनक्लोज होता है नेट, वो देता है नेटवर्क, और टीएस डायग्राम पे हमको जो नेट एरिया होता है वो देता है नेट हीट ट्रांसफर। ठीक है सर, क्लॉकवाइज साइकिल है यहाँ पे। यस सर, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है वर्क डन प्रोड्यूसिंग, वर्क प्रोड्यूसिंग, वर्क प्रोड्यूसिंग, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। और अगर हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज है, अभी आपको नेटवर्क मिलेगा, ये जो होगा वर्क कंज्यूमिंग। दिस इज नोन एज वर्क कंज्यूमिंग। ठीक है, वर्क कंज्यूमिंग। तो अगर अब हम बात करते हैं कि 4 हमें साइकिल दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? नेटवर्क फॉर ए साइकिल इक्वल टू हीट ट्रांसफर फॉर ए साइकिल। ये फॉर ए साइकिल के लिए होता है, जितना नेटवर्क होगा उतना ही हीट ट्रांसफर होगा। फॉर ए साइकिल पढ़ा है आप लोगों ने फर्स्ट लॉ से, दिस इज फॉर अ साइकिल, पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ से। तो जितना हमारा नेटवर्क होगा वो पावर प्रोड्यूसिंग है, उतना ही हमारा नेट हीट सब ट्रांसफर होना चाहिए, नेट हीट ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग है और क्लॉकवाइज है, और ये भी हमारा क्लॉकवाइज है, तो दोनों का एरो क्या है? सेम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फिगर 1 एंड 2। तो इससे जो एरिया आ रहा है, एरिया तो दोनों का चलो सेम है, इसमें हमें वर्क प्रोड्यूसिंग मिल रहा है इस वाले में, तो ये वर्क प्रोड्यूसिंग हो गया। अब वर्क प्रोड्यूसिंग इन द हीट इंजन ये हमको मिल रहा है, और हीट ट्रांसफर, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट नेट हीट ट्रांसफर, ये वर्क के बराबर हो जाए, तो 1 और 2 का एरिया हमारा सेम होगा फॉर ए साइकिल। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, ये अपने आप में एक और अच्छा क्वेश्चन है। तो आज की जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के मेथड से समझाता हूँ। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा, इसी में दिक्कत आती है। सबसे पहले हमको बोला गया है एक कोई डिवाइस है, हमें नहीं पता वो डिवाइस के बारे में, हमें बस इतना पता है a heat transformer is a device that transfer a part of the heat, underline the word part of the heat, जो इसको सप्लाई की जा रही है at an intermediate temperature to a high temperature reservoir while rejecting the remaining part to a low temperature heat sink। बेटा जो इतना पार्ट है ना इसका जो लिया हुआ है ट्रांसफर, दैट ट्रांसफर, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आपको समझाने में हेल्प करता हूं। ये देखिए ये 350 केल्विन टेम्परेचर है, 350 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें कह रहा है इन सच अ हीट ट्रांसफर 100 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एट 350 केल्विन। 100 किलो जूल जो हीट है वो 350 केल्विन पे सप्लाई की गई है। ठीक है, तो आप पहले इसको डायग्राम को बना लिए, नीचे वाली लाइन को पढ़ के हमको निकालना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इन किलो जूल दैट कैन बी ट्रांसफर टू 400 केल्विन। अब इससे जो हीट निकल रही है वो हमको निकालनी है 400 केल्विन पे, 400 केल्विन पे। When the rest is rejected to a heat sink, एक और निकल रही है रेस्ट, जो बची कुची हीट है वो निकल रही है 300 केल्विन पे। रेस्ट ने कितने पे जा रही है? 300 केल्विन पे। अगर यहाँ पे बेटा 100 किलो जूल जा रही है तो यहाँ पे कितनी जाएगी ये पूछा हुआ मैक्सिमम टू मैक्सिमम,
और यहाँ पे अगर 100 माइनस क्यू जाएगी रेस्ट, ये 100 माइनस क्यू होगी। अब मैक्सिमम कितनी जाएगी, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्यू मैक्सिमम। तो बेटा क्यू मैक्सिमम तो तब जाएगा जब ये डिवाइस जो होगी हमारी कैसी डिवाइस होगी, रिवर्सेबल होगी। अदरवाइज लॉसेस ज्यादा होने की वजह से, लॉसेस तो इसमें भी हो रहे हैं क्योंकि रिजेक्शन तो होना ही होना है, रिजेक्शन तो होना ही होना है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो सिस्टम के अंदर, इरिवर्सिबिलिटी हमारे अंदर ना हो सिस्टम में, ये मतलब होता है प्रोसेस या साइकिल को रिवर्सिबल करने का। तो फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल, फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल, फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल क्या होगा बच्चों, फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 350 माइनस 100 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 300 माइनस क्यू अपॉन 400 इक्वल टू 0। मैंने सभी ऊपर की तरफ हीट लिखी, जो हीट है ये, और नीचे टेम्परेचर लिख दिए। इस तरह से इसको बाइफरकेटेड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब बस इसको सॉल्व करना है और आपको क्यू निकालना है। तो कैलसी चलाइए और आंसर बताइए। 57.142 किलोजूल आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके 57.142 किलोजूल। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, दिस इज द कॉमन डाटा फॉर क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। इसमें बोला है थर्मोडायनेमिक साइकिल व्हेन एन आइडियल गैस एज वर्किंग फ्लूइड इज शोन बिलो। यानी कि इसमें हमको दे रखा है 1 से 2 प्रोसेस ये रहा, 2 से 3 प्रोसेस ये रहा, और 3 से 1 प्रोसेस ये रहा। अब इसमें क्या बोला हुआ, कोई क्वेश्चन नंबर द अबव साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन टीएस प्लेन। टीएस प्लेन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो पीवी डायग्राम हो गया, अब मैं इसी को टीएस पे बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता भी हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने इसी स्लाइड पे लिया हुआ है टीएस डायग्राम। और जो हमारा इससे मैच हो जाएगा वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा देखते हैं इसमें कौन सा वाला हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, ए बी सी या डी। ठीक है, 2007 में आया था 2 नंबर का। ओके, तो देखिए 1 से 2 प्रोसेस क्या दे रखा है हमें, कांस्टेंट प्रेशर, और 2 से 3 क्या दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने आपको बहुत पहली क्लास में बताया था 1 से 2 और 2 से 3 यानी कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे बनते हैं, बताई थी ये बात। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे बनते हैं। बस एक चीज ध्यान रखनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप ज्यादा होता है। सर ऐसे तो याद नहीं रहेगा हमको, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। dt ओवर ds इक्वल टू क्या होता है, dt ओवर टेम्परेचर स्लोप का डायग्राम। नीचे क्या आएगा, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या आता था, याद करो cp आता था। तो ये cp की वैल्यू ज्यादा होती थी तो ये स्लोप कम हो जाता था। तो प्रेशर का स्लोप कम होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ऊपर वाला, और कांस्टेंट प्रेशर ये वाला होगा, याद करने की ट्रिक के साथ। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करवाया था। यस सर। चलिए अब क्या कह रहा है, तीसरा प्रोसेस है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक को क्या कह सकते हैं हम, आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक। ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा। यस सर। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाओ, आइसेंट्रोपिक बनाओ, इसको यहां से मिटा दीजिए, तो ये आइसेंट्रोपिक पूरा बन पाएगा। इसको अच्छे से सुंदरता के साथ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बना के इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमें आइडिया लग गया है कि हमें कैसे बनाना है ये। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ कैसा हुआ, ये हो गया सर। फिर आपका ये वाला हो गया कौन सा, ये वाला, और इसको इससे मिला दिया। प्रोसेस नंबर 1 to 2 कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर 1 to 2, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, और 3 to 1 आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसे मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, यस सी ऑप्शन मैचिंग। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉमन डाटा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड आर कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज 1.4, देन हमको निकालनी है थर्मल एफिशिएंसी। बेटा थर्मल एफिशिएंसी होती है नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाई। यस सर, नेटवर्क को ऐसे लिख सकते हैं QS माइनस QR अपॉन QS। यस सर, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस QR अपॉन QS। अब हमको डायग्राम में वापस जाना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट खासियत थी। टफ क्वेश्चन इसलिए बना था ये
कि इसमें हमको कौन सी हीट लेनी है, एक तो लेनी है हीट रिजेक्टेड, देखिए ये वाली, और एक लेनी है हीट सप्लाई, और उन दोनों का रेशियो लेके एक से घटा देना, वो एफिशिएंसी आएगी, उस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे हीट रिजेक्टेड कौन सी है, हीट सप्लाई कौन सी है। ठीक है बच्चों, अब एक एक प्रोसेस के साथ चलना है हमको। तो सबसे पहले प्रोसेस कंसीडर करते हैं 1 से 2। ये देखिए 1 से 2। अब इसमें हम हीट सप्लाई निकालते हैं, इसमें हीट सप्लाई क्या होगी, तो देखिए हीट सप्लाई इन 1 to 2 प्रोसेस नंबर 1 to 2 क्या हुआ, हीट ट्रांसफर इक्वल टू du प्लस वर्क डन इन 1 to 2। du को क्या लिख सकते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, हाँ आइडियल गैस दे रखा है, आइडियल गैस गिवन है क्वेश्चन में, उसमें आप परेशान नहीं हुई है, m cv T2 माइनस T1 प्लस वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2। सर ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए PV2 माइनस V1, क्योंकि देखिए 1 से 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो हमने इसी को लिया, कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला लगा दिया, यही होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको m दे रखा है, क्या मास नहीं दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू को भी हमें प्रेशर के टर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको कुछ डाटा नोन नहीं है, क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं है, हमें प्रेशर पता है और वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, T2 और T1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। ओके राइट, तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, इसमें एक चीज और अननोन है, V1 आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो V1 इस 3 से 1 प्रोसेस में, 1 और 3 के बीच में हम लगाएंगे एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए, क्या होता है सर, इसमें होता है सर P3V3 की पावर गामा इक्वल टू P1V1 की पावर गामा। अब आपको P3 पता है, V3 पता है, P1 पता है, V1 नहीं पता है, तो यहां से आप V1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.692 मीटर क्यूब, दिस इज अवर V1। और जैसे ही आप ये निकाल लोगे तो आपका सवाल हो गया इजी। यही था इसमें मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में, और आप 3 से 1 में लगाएंगे ये साइकिल में, क्योंकि 3 से 1 के लिए ही वैलिड है ये। 3 से 1 आपका प्रोसेस कैसा है, आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक, उसके लिए ये आइडियल गैस इक्वेशन लगती है, तो इससे वॉल्यूम आपका इतना आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 2.692 मीटर क्यूब, इतना हो गया, वेरी गुड। अब बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब आसान हो गया। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आगे, Q1 से 2 निकालेंगे, हीट ट्रांसफर, मास का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, मास इक्वल टू, मास की जगह मास कुछ दे रखा है इन्होंने, मास की वैल्यू कुछ दे रखी है नहीं, तो मास को m ही रहने देते हैं अभी। ठीक है जी, CV लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए टेम्परेचर की जगह क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर की जगह लिख सकते हैं P2V2 अपॉन R T2, नहीं P2V2 अपॉन MR, P2V2 अपॉन MR लिख सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखा ये, टेम्परेचर की जगह आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके लगाई है हमने। कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख दूं P2V2 इक्वल टू MRT2। देखिए बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं, P2V2 अपॉन MR, इससे हमने निकाला है T2 की वैल्यू, और ये T2 की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं M इंटू R। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आराम से करिए आप लोग। और यहाँ पे हो जाएगा P1V1 अपॉन MR, और ये हो जाएगा प्लस PV2 माइनस V1। अब देखिए, अब आप देखो इसमें कोई डाटा ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो, सारे डाटा आपको पता है। V1 V2 वो हमने निकाल ही लिया था, प्रेशर हमको पता है। ठीक है, हमको इसमें ऐसा कोई डाटा नहीं है जो हमको अननोन हो। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी मेहनत करने के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो हीट ट्रांसफर 1 से 2, इसको लिख सकते हैं CV अपॉन R, यहाँ से मास को कॉमन ले लेंगे, R को कॉमन ले लेंगे, MCV था, ये MR हो गया, P2V2 माइनस P1V1 लिख सकते हैं इसको, यस सर। और ये हो गया PV2 माइनस V1। तो देखो M से M कैंसिल हो गया, CV अपॉन R। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम इसमें सॉल्व करते हैं, तो ये CV अपॉन R, CV की जगह CV लिख दीजिए और R की जगह लिखिए CP माइनस CV, दिस इज इक्वल्स टू R। P2V2 माइनस P1V1, इसको सॉल्व करिए। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा, किस में कन्वर्ट करेंगे सर,
इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेशर, 1 से 2 में प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको ले लेंगे P और ये हो जाएगा V2 माइनस V1 क्योंकि P1 और P2 कांस्टेंट है। ये वैल्यू आ जाएगी प्लस P V2 माइनस V1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से बाहर निकाल लो P V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा आपका CV CP माइनस CV प्लस का 1। ये इसको हमने शॉर्ट कर लिया। बस हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 1 to 2 आपका आ जाएगा। प्रेशर आपको दे रखा है 1000, 100 दिया है, 1000 दिया है, ये थोड़ा सा लेंथी 100, ठीक है, इसको 100 कर लीजिए। दिस इज 100। V2 आपको कितना दे रखा है, वैल्यू जस्ट पुट कर रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा है। V2 आपको कितना दे रखा है 1, ठीक है। V1 आपने निकाला था, V1 आपने कितना निकाला था अभी 2.692, ठीक है। अब देखिए CV यानी कि इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा माइनस 1, CP और CV की वैल्यू पुट करके प्लस का 1, यस सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप हीट ट्रांसफर निकाल लीजिए इन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1, ये कैलकुलेट करके आएगा माइनस का 592.2 किलो जूल, ये आ जाएगा माइनस। माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों कि हीट रिजेक्टेड हो रही है, तो Q12 आ जाएगा उस जगह पे जहां पे हीट रिजेक्ट हो रही है। अब हम देखेंगे हीट सप्लाई किस में हो रही है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट सप्लाई होगी नहीं, तो ये वाला जो प्रोसेस होगा 3 से 1 इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो बची कुछ ही हीट जो अगर रिजेक्ट इसमें हो रही है तो सप्लाई इसमें हो रही होगी 100%। तो हम निकाल लेते हैं फॉर 2 to 3, तो हीट ट्रांसफर फॉर 2 to 3 यहाँ पे कर लेते हैं। ये वही फॉर्मूला du प्लस W 2 से 3, और 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम तो 0 हो जाएगा, तो Q 2 to 3 प्रोसेस ये हो जाएगा mCV T3 माइनस T2। जब आप इसको निकालोगे तो ये आपकी पॉजिटिव आएगी ऑब्वियसली, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 750 किलो जूल। तो ये पॉजिटिव हो गई 750 किलो जूल यानी हीट सप्लाई, और वो हीट रिजेक्टेड हो गई। बस आप इस वाली वैल्यू में पुट कर दीजिए, एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड कितनी आई थी 592.2, और हीट सप्लाई कितनी आई थी अभी पीछे स्लाइड पर निकाली 750। ये जब आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी आएगी कुछ 21.04%। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा था, पहले आते थे इस तरह के क्वेश्चन, अब आपको नहीं देखने मिलेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, एक एक चीज मैंने यहाँ पे बताई आपको, तोड़ के बताया इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकालना, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर काफी कॉन्सेप्चुअल था, काफी इंपॉर्टेंट था, काफी कॉन्सेप्ट आपने सीखे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।